मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबां से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम की जैसे उसे आता ही नहीं, मगर झूठ वो बहुत शानदार बोलता है। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। झूठ एक असंसदीय शब्द है दोस्तों, और कुछ साल पहले ही लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए जब कई शब्दों को असंसदीय सूची में डाला गया था, तो इसमें झूठ शब्द को भी शामिल किया गया था। इसके अलावा जयचंद, शकुनी, विनाश पुरुष, तानाशाह, निकम्मा जैसे कई और शब्दों को भी इसी लिस्ट में रखा गया था। इस बार के मानसून सत्र के बाद हो सकता है कि रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, राजा, अंधा राजा, द्रौपदी, चीरहरण, देशद्रोही, आरएसएस ऐसे तमाम शब्दों को भी असंसदीय बता दिया जाए। इन शब्दों का इस्तेमाल करने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई तो की गई है, लेकिन उनके भाषण से ऐसे कई शब्दों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया है। असंसदीय शब्दों की सूची इसलिए बनाई जाती है ताकि संसद की गरिमा बनी रहे, उसे कोई खराब न करे। अब सवाल यह है कि झूठ शब्द पर कार्रवाई हो सकती है, तो क्या झूठ बोलने वालों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? 17वीं लोकसभा के इस मानसून सत्र में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने कुछ ऐसी ही बातें कही हैं जो सही नहीं हैं, तो क्या इन्हें झूठ नहीं कहा जाएगा? संसद के नियम सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए एक समान होते हैं। फिर ऐसा क्यों है कि विपक्ष के कुछ सांसदों का निलंबन हो जाता है, लेकिन सत्ता में बैठे माननीय जो मन में आए वो बोलते रहें, मगर उन पर कोई एक्शन नहीं होता? मन की बात का दायरा क्या अब इतना बढ़ गया है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ अब हर बीजेपी का सांसद मन की बात करेगा? दरअसल मनमानी की कोई हद नहीं होती, आप सब जानते हैं। ये इस बार के मानसून सत्र ने तो और भी दिखा ही दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2 घंटे भाषण दिया, प्रधानमंत्री ने उनसे बढ़कर 2 घंटे 13 मिनट का भाषण दिया। लंबे लंबे भाषण देने के लिए अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कांग्रेस की जी भर के आलोचना की गई। और दोनों ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दोनों के भाषण में झूठ और सच का मनमाना घालमेल हुआ। हालांकि दोनों के भाषण से कोई शब्द संसदीय कार्यवाही से हटाया नहीं गया है। न ही इतिहास को गलत बताने और तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने या स्वाधीनता सेनानियों और सेना के बारे में बोलने पर इन पर कोई कार्रवाई की गई है। उन्हें टोकना तो दूर की बात है। मणिपुर के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर विपक्ष ने एक बार फिर से सरकार को चुनौती दी। आप जानते हैं कि विपक्ष ने एक आखिरी कोशिश की थी कि सरकार के मुखिया के तौर पर पीएम मोदी सदन में आकर अपनी बात रखें। इस कोशिश में विपक्ष इस मायने में कामयाब हो गया कि 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन मोदी को मणिपुर में चल रही हिंसा पर अपनी बात कहनी ही पड़ी। पीएम नरेंद्र मोदी की बात में कितना दम था, पीएम के कहने से मणिपुर के हालात पर क्या असर पड़ेगा, यह सब अलग सवाल हैं। मगर पीएम अगर मणिपुर पर बोलने के लिए मजबूर हुए तो यह विपक्ष की ताकत का ही असर है। वैसे राहुल गांधी ने अगले दिन ही, यानी कि जिस दिन वो भाषण दिए थे उसके बाद और कार्यवाही जिस दिन खत्म हुई, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 लाइनों में मोदी और शाह के 2-2 घंटों के भाषण का सटीक जवाब दे दिया। राहुल गांधी ने कहा कि बात उनकी या कांग्रेस की नहीं है, बल्कि बात मणिपुर की है। ऐसा कहकर राहुल गांधी ने बता दिया कि मोदी या बीजेपी देश को मुद्दों से भटकाने की चाहे जितनी कोशिश करें, इंडिया मुद्दों की बात उठाता रहेगा, अपनी बात पर टिका रहेगा। इस मानसून सत्र में सरकार ने कुछ ऐसे विधेयक पेश किए हैं दोस्तों, जिसमें देश को असल मुद्दों से भटकाने की चालाकी नजर आती है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की भूमिका, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की भूमिका का न होना, या आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को बदलने के लिए विधेयक लाना इसी चालाकी का नमूना है। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि किस तरह देश को गुमराह कर रही है बीजेपी सरकार, मनमानी की हदें तोड़ रही है मोदी सरकार, और यह भी समझेंगे कि देश में बनाए जा रहे नए कानूनों से क्या बच पाएगा लोकतंत्र। लेकिन पहले देखते हैं राहुल गांधी का यह बयान जो उन्होंने 11 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में 2 घंटे, शायद 2 घंटे 13 मिनट, 2 घंटे 13 मिनट भाषण किया। उसमें अंत में 2 मिनट उन्होंने मणिपुर की बात की।
मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। और अगर आपने देखा होगा कल, तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, हंस रहे थे। ये उनको शोभा नहीं देता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, अगर इस देश में हिंसा हो रही है, दर्द हो रहा है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को 2 घंटे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। विषय कांग्रेस नहीं था, विषय मैं नहीं था, विषय मणिपुर है। मणिपुर में क्या हो रहा है और उसको एकदम क्यों नहीं रोका जा रहा है, ये विषय है। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा कि कल पीएम मोदी ने संसद में करीब 2 घंटे 13 मिनट तक बोला। अंत में उन्होंने मणिपुर पर केवल 2 मिनट बात की। मणिपुर महीनों से जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री हंस रहे थे, चुटकुले सुना रहे थे। ये उन्हें शोभा नहीं देता। भारतीय सेना इस नाटक को 2 दिनों में रोक सकती है, लेकिन पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं और आग को बुझाना नहीं चाहते। राहुल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री कम से कम मणिपुर जा सकते थे, दोनों समुदायों से बात कर सकते थे और कह सकते थे कि मैं आपका पीएम हूं, आइए बात शुरू करें, लेकिन मुझे कोई इरादा नहीं दिखता। सवाल ये नहीं है कि क्या पीएम मोदी 2024 में पीएम बनेंगे, सवाल मणिपुर का है जहां बच्चे, लोग मारे जा रहे हैं। राहुल की इन बातों से जाहिर है कि वो मणिपुर में जल्दी से जल्दी शांति बहाली की इच्छा बतला रहे हैं। दरअसल विपक्ष को संसद में अविश्वास प्रस्ताव इसीलिए लाना पड़ा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बाहर केवल 36 सेकंड के लिए मणिपुर पर बयान दिया था और संसद के भीतर अपनी बात रखने आ ही नहीं रहे थे। लेकिन मोदी जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के आखिरी दिन संसद में आए, तब भी उन्होंने 2 घंटे 13 मिनट में केवल 2 मिनट मणिपुर की बात की और बाकी सारा वक्त राजनीति करते रहे। मोदी ने इस बात पर अफसोस नहीं जताया कि उनके रवैये से दुखी होकर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, बल्कि वो तो खुश होते हुए ये तक बोल गए कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। 2024 में बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़कर वापस आएगी। दरअसल मोदी की इस बात को सुनने के बाद राहुल गांधी का ये कहना बिल्कुल सही लगता है कि पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, आग को बुझाना नहीं चाहते। क्योंकि अगर उन्हें मणिपुर में चल रही हिंसा की फिक्र होती तो वो उस पर बात करते, मगर संसद में मोदी अपनी सत्ता वापसी की बात करते दिखे। तो संसद के भीतर प्रधानमंत्री अगर शुभ अशुभ और काले टीके जैसी बात करने लगे हैं तो फिर देश को यह मान लेना चाहिए कि उसे भाग्य भरोसे छोड़ दिया गया है। यानी गरीबों के हालात सुधारने और बेरोजगारों को नौकरी देने, या बीमारों को सस्ता इलाज देने, या बेघरों को घर देने और बच्चों को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका देने की जिम्मेदारी से सरकार बड़ी चालाकी से पल्ला झाड़ रही है। जिसकी किस्मत में जो लिखा होगा उसे वो मिल जाएगा, और न मिले तो 5 किलो अनाज लेकर जिंदा तो वो बच ही जाएगा। कुछ ऐसा हाल अब देश की जनता का होने वाला है। मणिपुर में रोज लोग मारे जा रहे हैं, नफरत में अंधे होकर हत्यारे बन रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार ही नहीं हो रहा, बल्कि साजिश के तहत चुनकर महिलाओं को निशाने पर लिया जा रहा है। जिस क्रूरता की कल्पना नहीं की जा सकती है, वो सारे जुल्म महिलाओं पर ढाए जा रहे हैं। और इसके बावजूद पीएम मणिपुर नहीं जा रहे, बल्कि इस हिसाब में लगे हुए हैं कि कैसे 2024 में उनकी सत्ता की वापसी हो। और जब राहुल गांधी कहते हैं कि सेना 2 दिन में हिंसा रोक सकती है, तो उनके बयान को गलत तरीके से बीजेपी पेश कर रही है। जरा सुनिए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के सेना के इस्तेमाल वाले सुझाव पर अपनी राय दी है कि क्या वो सेना को नागरिकों पर गोली चलाने की सलाह दे रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि सेना गोली चलाकर शांति ले आएगी, लेकिन असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हिमंता बिस्वा शर्मा जानबूझकर राहुल के सुझाव को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। इससे पहले संसद में पीएम मोदी ने भी इंदिरा गांधी के शासन में मिजोरम पर हुई बमबारी का उदाहरण गलत तरीके से पेश किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि 5 मार्च 1966 को कांग्रेस ने मिजोरम में असहाय लोगों पर वायुसेना से हमला करवाया था, जबकि सच ये है कि 70 के दशक के शुरुआती सालों में मिजो नेशनल फ्रंट ने पाकिस्तान और चीन की मदद से उग्रवाद को बढ़ावा दिया और भारत के सुरक्षा बलों पर ही हमले करने शुरू किए। 1 मार्च 1966 को असम राइफल के मुख्यालय पर कब्जा कर तिरंगे झंडे को उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। तब जाकर इंदिरा गांधी ने जवाबी कार्रवाई का फैसला किया
और वायुसेना ने बमबारी कर मिजो उग्रवादियों को खदेड़ने में सफलता हासिल की। इंदिरा गांधी के लिए यह फैसला लेना कठिन था, लेकिन पूर्वोत्तर की समझ रखने वाले लोग ये मानते हैं कि इस कार्रवाई के कारण देश टूटने से बच गया। तो पीएम मोदी शब्दों के जाल बुनने में माहिर हैं। वो अक्सर चीजों को ब्लैक या व्हाइट में प्रस्तुत करते हैं, पेश कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है, जबकि भारत जैसे देश में किसी भी मुद्दे को केवल ब्लैक या व्हाइट में नहीं देखा जा सकता। इसके कई शेड्स होते हैं, कई रंग होते हैं। देश के सामाजिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक हालात आपस में गुथे हुए हैं और काफी हद तक उलझे हुए भी हैं। इसीलिए उन्हें बहुत नजाकत से सुलझाना पड़ता है। मोदी इस बात को समझते भी होंगे, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए वो अतीत की घटनाओं को गलत तरीके से अभी लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मिजोरम पर बमबारी ऐसा ही एक मामला है, जिसमें इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए मोदी उग्रवादियों के पक्ष में खड़े नजर आए। मोदी ने राहुल गांधी के भारत माता की हत्या वाले रिमार्क पर जवाब देने के लिए यह भी कह दिया कि कांग्रेस का इतिहास मां भारती को छिन्न भिन्न करने का रहा है। यह फिर इतिहास को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश है दोस्तों, क्योंकि भारत का विभाजन किन हालात में हुआ इसके लिए पूरे इतिहास को समझना पड़ेगा। मगर मोदी न अतीत को ठीक से समझना चाहते हैं और न वर्तमान के मुद्दों का उन्हें ख्याल है। मोदी को सिर्फ अपने भविष्य की चिंता है। ये अविश्वास प्रस्ताव के उनके भाषण में साफ साफ नजर भी आया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष से पूछा, क्या आपने एक दिन सदन चलने भी दिया? आप यहां जुटे तो किस काम के लिए? आप अविश्वास प्रस्ताव पर जुटे। लेकिन विपक्ष पर ऐसा सवाल उठाने वाले पीएम मोदी से यह भी सवाल किया जाना चाहिए कि आप एक भी दिन संसद क्यों नहीं आए? बीजेपी के पास तो बहुमत है, तो पीएम खुद रोज आ सकते थे और सदन रोज चल सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को लेकर भी गलत दावे किए। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से साउथ ईस्ट देशों का विकास हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब नॉर्थ ईस्ट सेंटर पॉइंट बनेगा। विश्व संरचना करवट ले रही है, इसीलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को पहली प्राथमिकता दी है। आज आधुनिक हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की पहचान बन रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी सरकार की नॉर्थ ईस्ट को लेकर यह कैसी प्राथमिकता है कि 3 महीनों से वहां के एक राज्य में अशांति है और पीएम को वहां जाने की फुर्सत ही नहीं है। मोदी ने दावा किया कि अगरतला उनके कार्यकाल में पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ा है, लेकिन हकीकत यह है कि अगरतला को पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी से मीटर गेज ट्रैक के जरिए 2008 में जोड़ा गया। मोदी ने यह भी कहा कि पहली बार मिजोरम को अखिल भारतीय जनसंचार संस्थान जैसा इंस्टीट्यूट मिला है, लेकिन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का उद्घाटन 8 अगस्त 2011 को किया गया था। तो 2008 में और 2011 में भी केंद्र में यूपीए सरकार थी और उसके कामों को मोदी ने संसद में अपनी उपलब्धि बता दिया। क्या इसे झूठ नहीं कहा जाएगा? गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में गलत बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मणिपुर में जातीय हिंसा म्यांमार से आ रहे शरणार्थियों और अवैध घुसपैठियों की वजह से है। उनके इस बयान पर कम से कम 10 विधायकों ने अवैध घुसपैठियों और हिंसा का ब्यौरा मांगा है। इनमें से 7 विधायक बीजेपी के ही हैं। इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी ITLF ने अमित शाह के इस बयान की निंदा की है। मणिपुर आउटर से सांसद और नगा पीपल्स फ्रंट के नेता लोरहो फोजे ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं संसद में बोलना चाहता था अविश्वास प्रस्ताव के दौरान। उन्होंने कहा कि मैं संसद में बोलना चाहता था, लेकिन मुझे संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। इससे साफ समझ में आता है कि मणिपुर की गंभीर समस्या को मोदी सरकार कैसे हल्के में ले रही है। सत्ता बचाने के लिए झूठ और सच का घालमेल कर रही है। मणिपुर के अलावा हरियाणा और ट्रेन में आरपीएफ कांस्टेबल के गोली चलाने की गंभीर घटनाएं भी थीं, जिन पर खुद सरकार को चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन चर्चा नहीं हुई। मणिपुर 3 महीनों से अधिक समय से अशांत है और धीरे धीरे देश के और बहुत से हिस्सों में नफरती हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। हरियाणा के नूह में झूठ की बुनियाद पर ही हिंसा फैलाई गई और अब धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। चलती ट्रेन में जिस तरह जनता की सुरक्षा के लिए तैनात कांस्टेबल ने अपने सीनियर समेत 4 लोगों की जान ले ली, उसके पीछे भी वही नफरत का जहर है जो देश की रगों में बहुत तेजी से दौड़ने लगा है। कायदे से सरकार को इन हालात पर विपक्ष के साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए थी, ताकि देश में स्थिरता और शांति का माहौल बने, लेकिन शायद सरकार के लिए ऐसी गंभीर घटनाएं कोई मायने नहीं रखती हैं।
और अब कानून व्यवस्था का राज कायम करने की जगह सरकार 3 नए बिल लेकर आई है। भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल और भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल। नए प्रावधानों में टेररिस्ट एक्ट यानी आतंकी गतिविधियों की परिभाषा में सरकारी या सार्वजनिक सुविधाओं, सार्वजनिक संस्थानों और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या बाधित करना भी शामिल किया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि अब से जो विरोध प्रदर्शन रेल की पटरियों या चौक चौराहों पर होते हैं, उनमें हिस्सा लेने वालों को आतंकी घोषित किया जा सकता है। तो फिलहाल तीनों बिल संसदीय समिति के सामने हैं, जहां विपक्ष इन पर अपनी राय रखेगा। इन बिलों को लॉ कमीशन के पास भी भेजा जाएगा और इसके बाद ही इन्हें संसद में दोबारा लाया जाएगा, यानी अभी इनके कानून बनने में वक्त है। अमित शाह ने इन विधेयकों के बारे में कहा है कि भारतीय आत्मा के साथ ये 3 कानून स्थापित होंगे और हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तो भारतीय आत्मा और नए बिल्स के नाम में जिस तरह भारतीय शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उससे साफ समझ में आता है दोस्तों कि मोदी और शाह को अब इंडिया नाम से खौफ होने लगा है। मोदी इंडिया को घमंडिया कह रहे हैं, शाह इंडिया नाम से शुरू होने वाले बिल बदल रहे हैं, लेकिन क्या इस सियासत से देश के हालात बदलेंगे, ये सोचने वाली बात है। खैर, शायर लियाकत अली आसिम ने ठीक ही फरमाया है कि कहीं ऐसा ना हो दामन जला लो, कहीं ऐसा ना हो दामन जला लो, हमारे आंसुओं पर खाक डालो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।